हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, आज हम दूसरी क्लास देखेंगे, यानी कि आज हमारी दूसरी क्लास है पेडागोजी की। तो कल हमने आपको पहली क्लास करवा दिया है। पहली क्लास का पहला लेसन हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाया था और आज है दूसरा लेसन और दूसरी क्लास है। ठीक है, एक दिन में एक लेसन को मैं कवर कर रहा हूं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बातें, एक और क्लास आज आपकी अपलोड होगी, उस क्लास को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर वो वाली क्लास आपको बेहतर लगेगी तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिएगा। पहला प्रश्न ये है कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है कि भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती हैं, पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। भाषा क्या है? ज्ञानार्जन का साधन है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा भाषा मनुष्यों के बीच क्या करता है कि परस्पर संवाद स्थापित करती है। यहाँ पर नहीं कहा गया है, असत्य पूछा गया है, इसलिए पहला ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से भाषा जो है मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य करती है, नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण है। तो यह जानने की बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक और दो दोनों सही है। और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी कि तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन इज राइट साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भाषा शिक्षण में क्या होता है कि यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, इसलिए भाषा शिक्षण दी जाती है या दिया जाता है। और दूसरी बात करते हैं, यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। ठीक है, तो भाषा शिक्षण में या भाषा जब शिक्षण यानी लैंग्वेज टीचिंग की जाती है तो इस बात को ध्यान दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भाषा शिक्षण आवश्यक है, मतलब कि भाषा शिक्षण ये लैंग्वेज टीचिंग आवश्यक है, तो क्यों है। पहला ऑप्शन कहता है कि भाषा जो है भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि सृजनात्मकता को विकास करने के लिए। और चौथा ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण क्यों करनी चाहिए, यानी कि क्यों आवश्यक है, यानी कि लैंग्वेज टीचिंग क्यों आवश्यक है, क्यों नेसेसरी है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों उपरोक्त में से सभी, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यानी चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन कह रहा है कि भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है। वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास। दूसरा ऑप्शन कहता है कि केवल पठन कौशल का विकास। तीसरा ऑप्शन कहता है कि पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास। और चौथा ऑप्शन कहता है एक और तीन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ पर केवल और केवल शब्द लिख दिया गया है, इसीलिए गलत हो गया। तो केवल भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है कि पढ़ना सिखाएगा, बल्कि समझने की भी बारे में बात करता है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण इसलिए दी जाती है ताकि केवल बच्चा समझे ही नहीं, बल्कि पढ़ने में भी दक्ष हो, पढ़ने में भी उसके अंदर कौशल विकसित हो। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, यानी कि पहला सही है और तीसरा सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कि भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से
ही जाना जाना जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कहता है कि समृद्ध 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 भाषिक परिवेश में बच्चे को स्वयं नियमों का निर्माण करना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें क्या है, तीसरा कथन सही नहीं है, यानी कि भाषा शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए बल्कि करना चाहिए। ठीक है, भाषा शुद्धता के लिए हमें अत्यधिक सबसे ज़्यादा कठोर व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चे गलतियां ना करें। इसलिए हमें भाषा को सिखाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कठोर होना पड़ता है कि बच्चे त्रुटियां ना करें किसी भी प्रकार के। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर भी अधिक बल दिया जाता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो जिसको आ रहा होगा वो कर सकता है, जिसको नहीं आ रहा है वो नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे का कारण है कि उसने सही से पढ़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए केवल नामक शब्द है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पर नहीं शब्द पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्नों को ज़्यादा थोड़ा से ध्यान दें और समझने का प्रयास करें। देखिए जितनी भी हमारी क्लासेज अपलोड की जाती हैं उन क्लास को आप देखते चलिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप सीटेट नहीं यूपी टेट और सुपर टेट जैसे एग्ज़ामों को भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑनलाइन का हमारा एक कोर्स अब लॉन्च होगा। आज ही मैं इसको लॉन्च करूंगा। ठीक है, आज ही लॉन्च करूंगा उस क्लास को। अगर कोई छात्र जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ रहा है और नहीं आना चाहता है तो केवल 1000 से भी कम रख देते हैं फ़ीस। ठीक है, चलिए फ़ीस को कम कर देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। केवल और केवल 800 रुपये में वो क्या कर सकता है कि अपना साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकता है। तो साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए केवल आपको 800 रुपये 800 पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये यूट्यूब पर नहीं क्लासेस बल्कि गूगल मीट ऐप पर क्लासेस दी जाएगी। इसकी विशेषता क्या रहेगी? इसकी विशेषता ये है कि जो क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी उसकी तुरंत के तुरंत पीडीएफ मिलेंगी। दूसरी बात करते हैं कि जैसे ही कोई टॉपिक क्लियर होता है उसका तुरंत टेस्ट सीरीज करवा दिया जाएगा। एमसीक्यू के माध्यम से आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करवा दिया जाएगा। तो ये केवल और केवल 800 रुपये फ़ीस है। ठीक है, तो यूट्यूब पर उसे क्लास प्राइवेट वीडियो भी उसे मिल सकती हैं। जो रिवीजन के लिए अगर उसे चाहिए तो रिवीजन के लिए भी उसे प्राइवेट वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ डायरेक्ट हमसे गूगल मीट ऐप पर पढ़ सकता है। बहुत ही अच्छा एक कोर्स है, तो इस कोर्स को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए केवल 800 रुपये में। ठीक है, 800 रुपये में आप साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट को बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको मैसेज करना पड़ेगा हमें 8920340192 पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, कि हमें यूपी टेट या सी टेट की क्लास लेनी है। ठीक है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा और आपको क्लास भी आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, बाकी यदि आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपके जानने वाले कोई हैं तो उनको भी आप बता सकते हैं, तो उनको भी आप बता सकते हैं इस कोर्स के बारे में। ठीक है, अभी भी सभी के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो सभी लोग क्या कर सकते हैं, यूपी टेट सी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं मात्र 800 रुपये में। बहुत ही कम फीस है 800 रुपये। तो इतने के तो आप बर्गर और चाउमीन चाट वगैरह खा जाते हैं। बिल्कुल पैसे की अहमियत नहीं है। देखिए मेहनत करने, देखिए पैसा मैं इसलिए चार्ज कर रहा हूँ, इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन के साथ साथ हमें मिलता है। दूसरी चीज़ें ये हैं कि एक जो सामने वाला व्यक्ति जो हमसे पढ़ेगा वो अपने काम को लेकर ईमानदार रहेगा। ठीक है, इसलिए पैसा लिया जाता है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कि विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों का सही अर्थ ग्रहण करना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा के अलंकृत प्रयोग की क्षमता का विकास करना। और चौथा ऑप्शन कहता है कि मानवीय मूल्यों का विकास करना। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है।
तो सातवें प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। सातवें प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर नहीं शब्द पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सातवां का तीसरा ऑप्शन सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः डैश पर निर्भर करती हैं। परीक्षा पद्धति, बच्चों का स्तर और आयु और प्रकरण और समय अवधि और लक्ष्य भाषा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर जल्दी से दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण। इसमें सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण की विधियों पर हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, तो एक तरीके से बच्चों का किस प्रकार से लेवल है कि कितना उनका लेवल है, कितना जल्दी चीज़ों को सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, उनके लेवल के हिसाब से, उनके आयु के हिसाब से हमें ध्यान देना चाहिए भाषा शिक्षण की विधियों पर, ठीक है। तो जब भी हम भाषा यानी कि लैंग्वेज टीचिंग करें, इन बातों को जरूर ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भाषा शिक्षण में भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है। क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है। पहला ऑप्शन कहता है कि आवृत्ति का सिद्धांत लागू होना चाहिए, आज ही इस पर बहुत अच्छे से हमने चर्चाएं की थी। अनुकरण का सिद्धांत लागू होना चाहिए और आगमन एवं निगमन का सिद्धांत लागू होना चाहिए और अनुबंधन का सिद्धांत लागू होना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आगमन और निगमन का नियम, यानी इस सिद्धांत को लागू करना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है, सीखी हुई बातों को पुनरावृत्ति के लिए कहता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आज ही हमने इस पर चर्चाएं की थी, ठीक है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। कुछ लोग इसको सी ऑप्शन कर रहे हैं, तो सी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमारी क्लास देखनी चाहिए। यूट्यूब पर जो क्लासेस प्रोवाइड करा जा रही हैं उनको आप देखते चलिए, तो आपकी जो पैडागोजी जो है वो बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाषा शिक्षण, मातृभाषा शिक्षण। तो पहला ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थी के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षण को सरल बनाता है, अध्यापक की शैक्षिक कार्य में बाधा बनता है और शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, अगर आप चाहें तो बड़ा आसानी से इसका उत्तर आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 2-3 चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर कोई संबंध नहीं दर्शा रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया। यहाँ पर बाधक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ए भी गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर फिर देखिए व्यवधान उत्पन्न करता है, तो ए भी गलत हो गया। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन फिर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मातृभाषा यानी कि अगर आप रीजनल लैंग्वेज में क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या होगा, बच्चे अच्छे से सीखेंगे और शिक्षण को यह सरल भी बनाता है रीजनल लैंग्वेज, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात करता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों के मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि एक तरीके से ऑप्शन नंबर 4 इज राइट दोस्तों, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा है और उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। मनोरंजन सिद्धांत के अंतर्गत, अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत और मौखिक लेखन व कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत और बहुमुखी प्रयास के अंतर्गत आएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों बहुमुखी प्रयास। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा ये। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जीवन समन्वय का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और बाल केंद्रिता का सिद्धांत। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आज ही इस पर हमने चर्चाएं भी की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत कविता पाठ करवाना
के अंतर्गत क्रियाशीलता का सिद्धांत लागू होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है। आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है। पहला ऑप्शन है बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, और दूसरा ऑप्शन कहता है मनोरंजन के सिद्धांत पर, और तीसरा ऑप्शन कहता है अनुकरण के सिद्धांत पर, चौथा ऑप्शन कहता है अभ्यास के सिद्धांत पर। जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों अनुकरण के सिद्धांत पर, अनुकरण के सिद्धांत पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि, पहला ऑप्शन है मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, दूसरा ऑप्शन कहती है या दूसरा ऑप्शन कहता है कि मातृभाषा की उपेक्षा करती है, तीसरा ऑप्शन कहता है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, और चौथा ऑप्शन कहता है कि लक्ष्य भाषा का ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। इस बात को ध्यान रखिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो शिक्षण विधि की अनुवाद विधि मानी जाती है कि मातृभाषा को ही मध्यस्थ बनाना चाहिए, मातृभाषा को ही मध्यस्थ बनाना चाहिए। तो शिक्षण विधि क्या होती है, ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो भाषा की कक्षा में कौन से शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। भाषा की कक्षा में कौन से शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। पहला ऑप्शन कहता है कि उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, दूसरा ऑप्शन कहता है कि शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, तीसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना, और चौथा ऑप्शन कहता है दूसरों के हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुझे लगता है इसका आंसर बहुत कम छात्र दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है बहुत ही कठिन था इसका आंसर देना, ठीक है। तो दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि का पढ़वाना जो होगा भाषा की कक्षा में एक तरीके से देखा जाए सबसे कम प्रभावी युक्ति मानी जाती है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए कहानियाँ बच्चों के भाषा के विकास में किस प्रकार सहायता करती हैं या किस प्रकार सहायक होती हैं। तो पहला ऑप्शन है ये भाषिक नियम को सिखाती हैं, दूसरा ऑप्शन है बच्चों के खाली समय का सदुपयोग में करने में मदद करती हैं, तीसरा ऑप्शन कहता है कि पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और चौथा ऑप्शन कहता है बच्चों की कल्पना शक्ति सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा मिलता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कहानियाँ बच्चों के भाषा के विकास में क्या करती हैं, कल्पना शक्ति को बढ़ावा देती हैं, सृजनात्मकता को बढ़ावा देती हैं, और इतना ही नहीं चिंतन को भी बढ़ावा देती हैं, चिंतन को भी बढ़ावा देती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं 1 से 13 की भाषा की कक्षाएं हैं, और इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमज़ोर है। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमज़ोर है। पहला ऑप्शन है कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति की भाषा विशेष में होती है, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती है, और चौथा ऑप्शन कहता है कि विभिन्न विषयों के अध्यापन में क्या होता है, भाषा जो होती है साधन का कार्य करती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। और जो हमारे नए साथी हैं वे क्या करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने साथी हैं वे शेयर वगैरह कर दिया करें। अब मैं उनसे बार बार तो कहना सही नहीं लगता, ठीक है भाई, कर दिया करें, कम से कम इतना तो आप कर ही दिया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत पड़ती है। आप लोगों को नहीं पता होगा कितना मेहनत करने के बाद मैं आपके पास आता हूँ, ठीक है। जो क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, बड़ी मेहनत पड़ती है इन सब चीज़ों में, बहुत काम करके ही पहुँचना पड़ा, यानी कि आपको क्लास प्रोवाइड कराना पड़ता है। सुबह 7 बजे के बाद से समझ लीजिए रात को 1 बजे ही 2 बजे ही सोना पड़ता है, ठीक है, बड़ी मेहनत पड़ती है। तो इस मेहनत का आप लोग थोड़ा से अपने प्रति संवेदनशील लीजिए, और इसमें थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। चलिए आंसर हो जाएगा इसका मेरे प्रिय साथियों पहला, ठीक है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत,
निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का नियम। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चित से अनिश्चित की ओर। निश्चित से अनिश्चित का नियम यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सॉरी, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको मुझे लगता है सभी लोग तुरंत बता देंगे। उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। विशेष से सामान्य की ओर नियम में, सरल से जटिल की ओर नियम में, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर नियम से, और चौथा ऑप्शन कहता है कि आगमन से नियमन की ओर, आगमन से नियम की ओर, निगमन की ओर, सॉरी, आगमन से निगमन की ओर नियम में। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर तो मुझे लगता है अगर आप आंख मूंद कर भी आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल सभी का सही जाएगा। तो उदाहरण देकर जब नियमों का निर्धारण किया जाता है तो आगमन से निगमन की ओर नियम यहाँ पर लागू होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना और ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाना। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ नहीं करना। यहाँ पर ऑप्शन में पूछा जा रहा था नहीं, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। पहला ऑप्शन कहता है व्याकरण के नियमों, व्याकरण के नियम सिखाने से, व्याकरण के नियम सिखाने से, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चे परिवेश से भाषा को ग्रहण करते हैं, भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। एक भाषा शिक्षण, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक। चौथा ऑप्शन कहता है भाषा का आकलन। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना इज राइट दोस्तों, यानी कि पहला इज राइट। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बस 2-3 प्रश्न और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करें। पहला ऑप्शन, बड़ा अच्छा प्रश्न, बड़ा अच्छा विकल्प डाला गया है। दूसरा एक तरीके से है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना। और चौथा ऑप्शन कहता है कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ठीक है, बड़ा अच्छा और बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है इसका, और सुंदर सा उत्तर है। जल्दी से आप लोग दीजिए आप लोग। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्या है भैया। भाषा सीखने और सिखाने का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है अपनी बात को पुष्टि के लिए तर्क देना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि अपनी बात कहना सीखना। और चौथा ऑप्शन कहता है दूसरों की बात समझना और सीखना। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा अच्छा उत्तर भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं हो सकता है वो गलत हो। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ये गलत है,
जल्दी से इसका आंसर बताइए। चौथा गलत है। अपनी बात कहना सीखना इसलिए भाषा शिक्षण करवाया जाता है, या एक तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दूसरा अगर देखें तो सारी बातें इसी में आ जाती हैं। तो विभिन्न स्थितियों में भाषा को प्रभावी प्रयोग करने के लिए भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 28 नंबर की बात करते हैं। तो 28 नंबर क्या कहता है, एक मिनट दोस्तों, 27, हाँ ठीक है, दूसरा सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन कहता है भाषा प्रयोग के अवसर, दूसरा ऑप्शन कहता है पाठ्य पुस्तक, तीसरा ऑप्शन कहता है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, और चौथा ऑप्शन कहता है कि व्याकरणिक नियमों का स्मरण। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि भाषा का प्रयोग अवसर भाषा शिक्षण का सबसे अधिक और महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। चलिए 2 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए, ठीक है, इसके उत्तर के बारे में। और बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। और चौथा ऑप्शन कहता है कि बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए आप लोग, ठीक है। तो 29 नंबर का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला और दूसरा तो बिल्कुल गलत ही हैं। केवल शब्द आया है तो ऐसे शब्दों को तो तुरंत काट ही दीजिए, ऐसे ऑप्शन को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात, बस हो गया, ये लास्ट ही प्रश्न था, ठीक। तो आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लगी होगी तो जैसे आप लोगों ने कल बड़ा अच्छा कमेंट किया था, बहुत सभी लोगों ने, ठीक है, ये बड़ा अच्छा लगा हमें कि हाँ हमारे जो छात्र हैं वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो आपके एक कमेंट से क्या होता है कि हमें भी एक तरीके से अपने जिम्मेदारियों के बारे में और ज़्यादा एहसास होता है कि हाँ हमारे साथ इतने लोग लगे हुए हैं, हमें क्लास एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे कंटेंट लेकर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की बातें हमारे मन में तुरंत चलना प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।